कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, 100 काम किए, लगातार भाग दौड़ में रही, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते हुए लगता है कि आज कुछ भी जरूरी काम तो हुआ ही नहीं। एक अजीब सा खालीपन लगता है, जैसे मेहनत तो बहुत की पर पहुंचे कहीं नहीं। हाँ, ये एक बहुत ही आम एहसास है। तो क्या ये हमारी मेहनत में कमी है या हम किसी गहरे भ्रम में फंसे हुए हैं? मुझे लगता है ये आज के दौर की सबसे बड़ी पहेलियों में से है, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हाँ, एक स्रोत हमें इस भागदौड़ से जो शारीरिक तनाव होता है उसे तुरंत कम करने का एक तरीका बताता है। ओके। और दूसरा स्रोत इस व्यस्तता के मनोविज्ञान की गहराई में उतरता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं। तो आज का हमारा मकसद इसी चक्र को समझना है, ये पता लगाना है कि क्यों हमारी सारी मेहनत भाप बनकर उड़ जाती है और कैसे हम इस दिखावटी भागदौड़ से निकलकर असल में कुछ सार्थक कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस एहसास से जिसे हम सब जानते हैं, तनाव। हाँ, और तनाव की शुरुआत अक्सर शरीर से होती है। वो कंधों में एक अजीब सा खिंचाव या सांस का हल्का हो जाना। हाँ बिल्कुल। हम सोचते हैं कि चिंता दिमाग में है, लेकिन उसका असर सबसे पहले शरीर महसूस करता है। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसा होता है, मेरा सारा तनाव मेरे कंधों में आकर बैठ जाता है। दिन के आखिर तक वो पत्थर जैसे भारी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे हमारा सदियों पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जिसे फाइट फ्लाइट फ्रीज प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके। मजे की बात यह है कि हमारे दिमाग के लिए एक असली शेर का खतरा और क्लाइंट की भेजी एक डेडलाइन का खतरा दोनों एक जैसे हैं। अच्छा। हाँ, दोनों ही सूरतों में दिमाग शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है और मांसपेशियां खिंच जाती हैं। दिमाग ये फर्क नहीं कर पाता कि ईमेल से लड़ने की जरूरत नहीं है। और इसी शारीरिक तनाव को तुरंत कम करने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार और व्यावहारिक तकनीक दी गई है। हाँ, 3 मिनट की स्ट्रेस रिलीज एक्सरसाइज। हाँ, इसका पहला कदम ये है कि आप जहां भी हैं बस एक पल के लिए रुकें और 0 से 10 के पैमाने पर अपने शारीरिक तनाव को एक नंबर दें। 0 मतलब कोई तनाव नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा। इसके बाद कुछ बहुत ही आसान शारीरिक हरकतें हैं। पहले कुछ गहरी सांसें लेना, फिर अपने कंधों को कानों तक ऊपर उठाना और फिर ढीला छोड़ देना। ठीक है। इसके बाद सिर को बहुत धीरे धीरे आगे पीछे और दाएं बाएं झुकाना। और अब आता है सबसे अजीब और शायद सबसे असरदार हिस्सा। हाँ, वो शेकिंग वाला। अपनी एक बाह को बिल्कुल ढीला छोड़कर उसे हिलाना है, जैसे कोई रस्सी हो या जेली। फिर दूसरी बाह को। मैंने जब पहली बार ये करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मैं कोई अजीब सा डांस कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये काम करता है। ये सच में काम करता है। फिर यही काम एक एक करके पैरों के साथ करना है। ये जो शेकिंग या कंपने की क्रिया है, ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि खतरा टल गया है और अब रिलैक्स किया जा सकता है। अच्छा, जानवर भी ये खतरे के बाद अक्सर ऐसा ही करते हैं। व्यायाम के अंत में सीधा खड़ा होना है, पैरों को जमीन पर महसूस करना है, चेहरे पे एक हल्की बनावटी ही सही मुस्कान लानी है और फिर धीरे से आगे की ओर झुकना है। और आखिरी कदम, अपने तनाव के स्तर को फिर से 0 से 10 के पैमाने पे रेट करना। हाँ, ज्यादातर लोगों को इसमें तुरंत कमी महसूस होती है। ये एक छोटा सा रीसेट बटन जैसा है जो हमें उस शारीरिक जकड़न से बाहर निकालता है। लेकिन सवाल यह है कि ये कंधों का खिंचाव आता कहाँ से है? बिल्कुल, और अक्सर इसकी जड़ हमारे दिमाग में होती है, उस लगातार चलने वाली भाग दौड़ में जिसे हम एक बिजी दिन कहते हैं। हाँ, और यहीं हम उस व्यस्तता के भ्रम में फंस जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत हो रही है, पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज है, गति भी है, पर आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल। हम अक्सर गति को ही प्रगति मान लेते हैं। ये बात तो चुभने वाली है। मुझे कई बार लगता है कि मैंने 10 छोटे-छोटे ईमेल का जवाब देकर बहुत कुछ कर लिया, जबकि वो एक जरूरी रिपोर्ट कोने में पड़ी रहती है जिस पर काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह है जिसे कंप्लीशन बायस कहते हैं। कंप्लीशन बायस। हाँ, हमारा दिमाग एक बड़े मुश्किल काम को शुरू करने से ज्यादा 10 छोटे और आसान काम खत्म करना पसंद करता है, क्योंकि हर खत्म हुए काम से हमारे दिमाग को इनाम मिलता है, डोपामीन का एक छोटा सा शॉट। मतलब ये एक लत की तरह है। बिल्कुल, हमारा दिमाग उस छोटे छोटे इनाम का आदी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्लॉट मशीन का आदी हो। जरूरी काम करने में घंटों लगते हैं, पर ईमेल डिलीट करने का इनाम तुरंत मिलता है। और फोन की नोटिफिकेशंस तो इस आग में घी का काम करती हैं। हर टिंग एक नया काम, एक नई जानकारी। एकदम।
वो एक पूरा डोपामीन लूप है। नोटिफिकेशन एक संकेत है जो उसे देखने की इच्छा जगाती है और जानकारी मिलने पर इनाम मिलता है। ये चक्र हमें गहरे और जरूरी कामों से लगातार भटकाता रहता है। और मुझे लगता है इसमें सामाजिक दबाव का भी बड़ा हाथ है। मैं बहुत व्यस्त हूँ कहना। आजकल शान की बात हो गई है, एक स्टेटस सिंबल। हाँ, कॉर्पोरेट दुनिया में तो इसे परफॉर्मेंस थिएटर तक कहा गया है। मतलब आप काम नहीं कर रहे, बस काम करने का नाटक कर रहे हैं, देर तक ऑफिस में रुककर ये दिखाना कि आप कितने समर्पित हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है, खासकर हमारे भारतीय संदर्भ में। हम खाली दिमाग शैतान का घर होता है या हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हो? बिल्कुल, ये बातें सुन के बड़े हुए हैं। हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि आराम करते हुए भी हमें एक अपराध बोध या गिल्ट महसूस होता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही तीखी बात लिखी है, व्यस्तता टाल-मटोल का सबसे सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका है। हाँ, मतलब मैं बहुत बिजी हूँ कहना असल में जरूरी चीजों को टालने का एक ऐसा बहाना है जिसे समाज में बुरा भी नहीं माना जाता। सही बात है। और यहाँ हम छोटे मोटे काम नहीं टाल रहे होते, हम अपनी जिंदगी के बड़े और मुश्किल सवालों के बारे में सोचने को टाल रहे होते हैं। जैसे क्या मैं सही करियर में हूँ? क्या मुझे इस काम से सच में खुशी मिलती है? क्या मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है? इन सवालों का सामना करना असहज होता है, इसलिए हम अपने कैलेंडर को मीटिंग्स और छोटे मोटे कामों के शोर से भर देते हैं ताकि ये सब सोचना ही ना पड़े। तो ये व्यस्तता एक तरह का कवच है जो हमें इन बड़े सवालों से बचाता है। लेकिन इससे एक और गहरा संकट पैदा होता है। हाँ, कई बार हमारे पास समय होता है, एक खाली घंटा भी होता है, पर हम उस जरूरी काम पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। दिमाग इधर उधर भागता रहता है और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट का संकट है ही नहीं, ये अटेंशन मैनेजमेंट यानी ध्यान के प्रबंधन का संकट है। समस्या घड़ी में नहीं, हमारे ध्यान में है। बिल्कुल। इसके बारे में हमारे स्रोतों में कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो वाकई में डरावने हैं। प्रोफेसर ग्लोरिया मार्क का एक शोध बताता है कि कुछ साल पहले तक कंप्यूटर पर काम करते हुए हमारा औसत फोकस समय लगभग 3 मिनट था। ओके। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब वो कितना हो गया है? मुझे डर लग रहा है, पर बताएं। सिर्फ 47 सेकंड। 47 सेकंड? अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय है ना? इसका मतलब है कि हम किसी एक चीज पर 1 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और उनकी रिसर्च में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि किसी भी रुकावट के बाद, चाहे वो एक छोटा सा फोन चेक करना ही क्यों ना हो, वापस उसी काम पर पूरी तरह से फोकस करने में औसतन 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं। 23 मिनट, ये तो पागलपन है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं काम के बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना फोन चेक कर लूं तो मेरा अगला आधा घंटा लगभग बर्बाद हो जाता है? बिल्कुल। ज्यादातर लोगों के लिए तो दिन ऐसे ही बीतता है। इससे कोई बच कैसे सकता है? ये एक अदृश्य बर्बादी है जो हमें नजर नहीं आती। और इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू? हाँ, मतलब जब हम एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा पिछले काम में ही अटका रहता है। हम कभी भी 100% नए काम में होते ही नहीं हैं। इसीलिए एक केंद्रित दिमाग स्पॉटलाइट की तरह होता है जो चीजों को साफ और गहराई से दिखाता है, जबकि एक विचलित दिमाग एक डिस्को की स्ट्रोब लाइट जैसा है जो हर चीज पर एक पल के लिए चमकता है पर कुछ भी साफ नहीं दिखता। मुझे हमेशा लगता था कि मल्टीटास्किंग एक सुपर पावर है। मैं एक ही समय में ईमेल का जवाब दे सकती हूँ, फोन पर बात कर सकती हूँ और नोट्स भी बना सकती हूँ। क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब एक भ्रम है? इस सबसे बड़े मिथकों में से एक है। हमारा दिमाग असल में वो मल्टीटास्क कर ही नहीं सकता। अच्छा। वो बस बहुत तेजी से कामों के बीच स्विच करता है, जिसे रैपिड टास्क स्विचिंग कहते हैं। और हर स्विच में दिमागी ऊर्जा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन खर्च होती है। ओहो। मिशिगन यूनिवर्सिटी के डेविड मेयर के शोध के अनुसार इस लगातार स्विच करने से हमारी उत्पादकता 40% तक कम हो सकती है। 40%? मतलब हम अपनी दिमागी क्षमता का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ एक काम से दूसरे पर कूदने में ही गंवा रहे हैं। हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की नहीं है। ये उन अरबों डॉलर की इंडस्ट्री के खिलाफ है जिसके अटेंशन इंजीनियर्स का काम ही ऐसे सिस्टम डिजाइन करना है जो हमारा ध्यान खींचे और उसे बनाए रखे। सही बात है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर इनफाइनाइट स्क्रॉल इसी बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। बिल्कुल। ये सब उस एहसास से जुड़ता है जब दिन में एक साधारण सा ईमेल भेजना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है, पर शायद असल में वो ऊर्जा की कमी होती है। एकदम सही। और इसके पीछे भी गहरे जैविक कारण हैं। पहला है हमारी सर्केडियन रिदम, यानी हमारी 24 घंटे की बॉडी क्लॉक। ओके।
ये बताती है कि ज्यादातर लोगों की दिमागी ऊर्जा सुबह के समय चरम पर होती है और दोपहर में स्वाभाविक रूप से घट जाती है, जिसे हम आफ्टरनून स्लम्प कहते हैं। और मैंने ये भी महसूस किया है कि दिन के भीतर भी ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते हैं। कभी 1 घंटा बहुत फोकस रहता है, फिर अचानक दिमाग जैसे बंद हो जाता है। उन्हें ऑल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं। ये 90 से 120 मिनट के ऊर्जा के चक्र होते हैं। जब हम इन सिग्नल्स को नजरअंदाज करके जबरदस्ती काम में लगे रहते हैं तो हमारी दिमागी बैटरी खत्म हो जाती है। और इसके अलावा डिसीजन फटीग भी एक बड़ा कारण है। दिन भर लिए गए छोटे बड़े फैसले कि क्या पहने से लेकर किस प्रोजेक्ट पर काम करें, हमारी दिमागी बैटरी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और हमारी हसल कल्चर इस थकान को मेहनत का तमगा पहना देती है। हम देर रात तक काम करने को समर्पण मान लेते हैं और आराम करने पर हमें गिल्ट महसूस होता है। और यहीं पर सोच बदलने की जरूरत है। असली सवाल ये नहीं है कि मैं कब खाली हूं, बल्कि ये है कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर कब होता हूं। अच्छा, इसका समाधान है एनर्जी बजटिंग। एनर्जी बजटिंग, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? जैसे हम पैसे का बजट बनाते हैं, वैसे ही अपनी दिमागी ऊर्जा का बजट बनाना। ओके। अपने सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल कामों को पहचानें और उन्हें अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा वाले समय यानी अपने प्राइम टाइम के लिए बचा कर रखें, और कम ऊर्जा वाले समय में रूटीन के काम करें, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या मीटिंग शेड्यूल करना। मतलब अपने काम को घंटों के हिसाब से नहीं, ऊर्जा के हिसाब से व्यवस्थित करना। बिल्कुल। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन एक और जाल है जिसमें मैं अक्सर खुद को फंसा हुआ पाती हूँ, मेरा कैलेंडर। वो मेरे कामों से नहीं, दूसरों के कामों और उनकी उम्मीदों से भरा होता है। हाँ, हम ना नहीं कह पाते। और ना नहीं कह पाने के पीछे का न्यूरोसाइंस बहुत दिलचस्प है। स्टडीज दिखाती हैं कि सामाजिक अस्वीकृति यानी सोशल रिजेक्शन हमारे दिमाग के उन्हीं हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो शारीरिक दर्द महसूस करते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, इसलिए किसी को ना कहना भावनात्मक रूप से उतना ही मुश्किल हो सकता है जितना पैर में चोट लगना। शायद इसीलिए हमें एक अप्रूवल एडिक्शन लूप में फंस जाते हैं। हम किसी की मदद करते हैं, हमें तारीफ मिलती है, अच्छा महसूस होता है, और उसी एहसास को दोबारा पाने के लिए हम और जिम्मेदारियां लेते जाते हैं, भले ही हमारे पास समय ना हो। और ये धीरे धीरे कमिटमेंट क्रीप को जन्म देता है। छोटी छोटी हाँ मिलकर एक बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। हाँ, एक दोस्त की मदद, एक एक्स्ट्रा मीटिंग, और देखते देखते हमारा पूरा हफ्ता दूसरों की प्राथमिकताओं से भर जाता है। इसे प्रायोरिटी इन्वर्जन कहते हैं। मतलब दूसरों की तात्कालिक जरूरतें हमारे लंबे समय के लक्ष्यों पर भारी पड़ जाती हैं। और हमारे समाज में थोड़ा एडजस्ट कर लो वाली मानसिकता तो हमारी सीमाओं को और भी कमजोर कर देती है। तो फिर कोई बिना सभ्य बने ना कैसे कहे? यहाँ सीमाओं को दीवारों की तरह नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन के ढांचे के रूप में देखना जरूरी है। ना कहने का मतलब असभ्य होना नहीं है। इसका मतलब है सोच समझकर हाँ कहना। कोई उदाहरण? जैसे अगर आपका बॉस कोई नया काम देता है तो आप कह सकते हैं, मैं ये काम जरूर करना चाहूंगा, पर अभी मैं इन 2 जरूरी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। क्या आप मुझे ये तय करने में मदद कर सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देनी है? अच्छा, तो ये ना नहीं है, ये प्राथमिकता पर एक बातचीत की शुरुआत है। बिल्कुल। ये सारी बातें एक तस्वीर बनाती हैं कि हम अनुभव तो बहुत जमा कर रहे हैं, पर शायद उनसे कुछ सीख नहीं रहे, कोई ज्ञान नहीं निकाल रहे। हमारे स्रोतों में इसे रिफ्लेक्शन डेफिसिट कहा गया है। हम रुककर सोचते ही नहीं हैं। और हम सोचने से इसलिए बचते हैं क्योंकि इसमें 2 गहरे डर छिपे हैं। पहला, ईगो प्रोटेक्शन, अपनी गलतियों और कमजोरियों का सामना करने का डर। और दूसरा, शेम अवॉइडेंस, यह स्वीकार करने की शर्मिंदगी से बचना कि शायद हमारा तरीका गलत था, इसलिए आगे भागते रहना ज्यादा आसान लगता है। तो इस लगातार भागने वाले चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? क्या कोई आसान तरीका है? एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली समाधान है। दिन के अंत में खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने की आदत डालना। सिर्फ 3 सवाल? हाँ। पहला, आज क्या अच्छा हुआ और क्यों? दूसरा, आज क्या मुश्किल रहा या कहाँ गलती हुई? और तीसरा? इन दोनों बातों से सीखकर कल मैं क्या एक चीज अलग करूंगा। ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है। क्या बस इतना करने से वाकई कोई फर्क पड़ता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये प्रक्रिया हमारे दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करती है।
ये नेटवर्क तब काम करता है जब हम बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की ओर देखते हैं, मतलब सोचते हैं। अच्छा, यही नेटवर्क हमारे दिन भर के अनुभवों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर उन्हें लॉन्ग टर्म ज्ञान में बदलता है। मतलब बिना चिंतन के हमारे अनुभव उन खतों की तरह है जिन्हें हमने कभी खोला ही नहीं। बिल्कुल, उनमें क्या लिखा था हमें पता ही नहीं चलता। क्या इसका कोई सबूत है कि ये काम करता है? हाँ, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी में पाया गया कि जिन कर्मचारियों ने दिन के अंत में सिर्फ 15 मिनट अपने दिन के बारे में सोचने और लिखने में लगाए, उन्होंने 10 दिनों के बाद उन कर्मचारियों से 23% बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने ऐसा नहीं किया था। 23% बेहतर, सिर्फ 15 मिनट सोचने से? हाँ, ये एक्शन प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स प्रगति के सिद्धांत को साबित करता है। तो ये छोटी सी आदत हमें अपने काम करने और सोचने के पैटर्न को पहचानने में मदद करती है, जिससे ज्ञान का एक चक्रवृद्धि ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना बंद कर देते हैं। एकदम, ये हमें व्यस्तता के ट्रेडमिल से उतारकर प्रगति के रास्ते पर ले आती है। तो आज के हमारी बातचीत का सार यही है। हमने शुरुआत की थी शरीर में महसूस होने वाले तनाव से, फिर हमने व्यस्तता के मनोवैज्ञानिक भ्रम को समझा और पाया कि असली समाधान टाइम मैनेजमेंट में नहीं है, बल्कि ध्यान, ऊर्जा और अपनी सीमाओं के प्रबंधन में है। हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव सोच में है। मैं और ज्यादा कैसे करूं से हटकर ये सोचना कि क्या है जो किए जाने के लायक है। बिल्कुल, सिर्फ इच्छा शक्ति और अनुशासन पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे सिस्टम डिजाइन करना जो हमें सही दिशा में ले जाएं, भले ही हमारी प्रेरणा कम हो। और इसी सोच के साथ हम आज की बातचीत को श्रोता के लिए एक गहरे सवाल पर छोड़ना चाहेंगे। सवाल यह है, जब ये छोटे छोटे सिस्टम एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, अपनी ऊर्जा को समझने का सिस्टम, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचने का सिस्टम और दिन के अंत में सोचने का सिस्टम, तो वक्त के साथ ये छोटी छोटी खामोश आदतें मिलकर किस तरह की जिंदगी का निर्माण करती